की डुगडुगी बज चुकी है और बिहार की मिट्टी में वोट की जड़ें जाति की हैं। लिहाजा सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। आज जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर दो लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवार और दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग यानी जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीटों का हिसाब किताब अटका पड़ा है। हालांकि आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में सिंबल बांट रही है। 57 कैंडिडेट्स को तेजस्वी यादव ने पार्टी का सिंबल दिया है। राघोपुर से तेजस्वी खुद नामांकन करने पहुंचे। सीपीआई और सीपीआई-एमएल भी लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट का अब भी इंतजार हो रहा है। खबर है कि कांग्रेस 60 से 61 सीटों की मांग पर अड़ गई है, लेकिन आरजेडी सिर्फ 55 सीटें देना चाहती है और आज रात सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की तेजस्वी संग मीटिंग भी है। ऐसे में कांग्रेस सीट बंटवारे में सबसे पीछे रह गई। उधर अब कांग्रेस नेताओं का विरोध भी तेज हो गया है। आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्याम, बिहार चुनाव प्रभारी कृष्णा लबरू का पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यह विरोध जो सुर सुनाई दे रहे वो कब थमेंगे, कब होगा कांग्रेस की पहली लिस्ट का ऐलान, यह हर कोई जानना चाह रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण साध रहे हैं, सवाल उठता है कि अब की बार जाति से किसकी बनेगी बात। तो चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे कि बिहार चुनाव में जाति से किसकी बात बनेगी। क्या सोशल इंजीनियरिंग जिताएगी चुनाव? सवाल यह भी पूछेंगे कि एनडीए में ऑल सेट या अब भी कोई अपसेट। तो सबसे पहले पूछेंगे कि बिहार में चुनाव जाति से जीता जाएगा कि बिहार चुनाव में जाति किसकी बात बनाएगी? क्या सोशल इंजीनियरिंग चुनाव जिताएगी? एनडीए में ऑल सेट या अब भी कुछ अपसेट है? महागठबंधन में अनबन, कब तक डील डन होगी? जाति या विकास, क्या जिताएगा चुनाव? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से शिशिर कौंडिल और सीपीआई-एमएल से कुमार परवेश जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से ही है। शिशिर कौंडिल जी, आपसे अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको भी परेशान करेगी। राजेश श्याम का विरोध हो रहा है एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर। जो कांग्रेस के बिहार चुनाव प्रभारी हैं कृष्णा लबरू, उनका विरोध हो रहा है और इस विरोध की वजह सब जानते हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि एक दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे में ये जो सीट है वो क्लियर हो जाएगी। जो माथापच्ची चल रही है, जो कंफ्यूजन चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। अब इंतहा हो गई इंतजार की। कब तक आपकी सीटों का ऐलान होगा? कब आप अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे? देखिए संतोष जी, क्या है कि लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल हैं। और दूसरी बात, सीटों के ऐलान की अगर आप करें तो आज आपको आप ही के माध्यम से सूचना मिल रही है। वैसे तो पार्टी लाइन पे बात होती ही है कि अभी तेजस्वी जी से मीटिंग है, हम लोग महागठबंधन में एलआई पार्टनर हैं और मुझे लगता है कि आज रात से लेकर कल सुबह तक सारा सीन क्लियर रहेगा, आप लोगों के बीच रहेगा। तो इस बात के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार की घड़ी इंतहा बनाने वाली नहीं है। एक बात शिशिर जी, आपको ये जानकारी दूसरी है बात, कि मैं जो आपके सवाल पे मैं आऊं, 17 तारीख को पहले फेज का नॉमिनेशन क्लोज हो जाएगा और 20 तारीख को दूसरे फेज का नॉमिनेशन। अभी 2 दिन है, अभी 2 दिन है, वो हो जाएगा। सबको मतलब ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरनली एक इंटीमेशन दे दिया गया है कि आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहिए और जैसे भी सूचना आएगी आप इमीडिएट नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये सब नहीं तो ये जो जानकारी दी गई है प्रत्याशियों को, वो 61 सीटों पर दी गई है, 60 सीटों पर दी गई है, या जैसा आरजेडी आपको ऑफर कर रही है 55 सीट? देखिए क्या है ना कि अभी बहुत सारी चीजें हमारे लेवल पे बता पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बस आज की बात है,
ज़्यादा जो है वो इंतज़ार नहीं करना है। बस आज में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर हमारे जो वरीय लीडर हैं वो आएंगे आपके सामने, आपके कैमरे के सामने आकर के वो उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन जो इंटरनल जो स्थितियां बन रही हैं, अब राजेश राम जी जो भले आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन अगर राजेश राम जी जैसे नेताओं का विरोध होने लगे और कार्यकर्ता आपके ही विरोध करने लगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आगे के लिए। नहीं, देखिए क्या है ना कि पार्टी में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता करेगी कोई भी, मतलब करेगा, या पार्टी के स्तर पर अगर कोई इस हिसाब से सोच के एक प्लानिंग वे में करेगा तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इस पे पार्टी कार्रवाई भी करेगी अगर ऐसी बात होगी तो। दूसरी बात, अभी तक क्या हुआ है, किस हिसाब से हुआ है, वो तो उस पे मैं भी अभी अनभिज्ञ हूं। आपने अभी अभी जस्ट सूचना दी है, मुझे आपके माध्यम से सूचना मिल रही है कि ऐसा एयरपोर्ट पे हुआ, तो वो कौन लोग हैं और उनका क्या डिमांड था, किस हिसाब से। देखिए क्या है ना, पार्टी ब्रॉडर एस्पेक्ट में विचार करती है और किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलना और ना मिलना वो पार्टी अपने लाइन पे सोचती है और उस हिसाब से उसको आगे इंप्लीमेंट करती है। अब चूंकि क्या है कि कोई ना कोई एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लाजमी सी बात है, और पार्टी ने जिसे कॉम्पिटेंट समझा हो, जिसे उपयुक्त समझा होगा, उसे पार्टी ने चुना होगा। अब अभी तक तो सूचना निकल करके बाहर आई नहीं है, हम लोगों को भी नहीं सूचना है कि क्या लिस्ट में किनका नाम है। अब जो व्यक्ति इस प्रकार का हंगामा खड़ा करने वाले हैं उनको किन सोर्सेस से सूचना मिली ये तो वही जाने। लेकिन अगर मान लिया सूचना मिली, कोई गलत सूचना दिया, सही सूचना दिया किसी ने, ये विषय दूसरा है। लेकिन पहले मेरी टीम जरा वो तस्वीरें डाल दे जो अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई हैं वो जरा विंडो में चला दें ताकि शिशिर जी और बाकी जो मेरे सहयोगी हैं जो इस समय ये तस्वीरें रही, ये विवाद की तस्वीरें, एयरपोर्ट की तस्वीरें, जब राजेश राम पटना लैंड किए हैं तब की ये तस्वीरें हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। जो कार्यकर्ता होते हैं जो लगातार 5 साल तक मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर टिकट बंटवारे में देरी होती है और महागठबंधन के अंदर जिस तरह से देरी हो रही है, क्या ये धैर्य है वो जवाब देना नहीं बनता कार्यकर्ताओं का? नहीं, जवाब देने का जो तरीका है ये गलत है। बेसिकली जो आप टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं वो जवाब देने का ये तरीका नहीं है, ये कंप्लीट अनुशासनहीनता है। ठीक है, नीरज जी से सवाल था मेरा, नीरज जी से सवाल था मेरा। अच्छा, सॉरी नीरज जी बताइए। महागठबंधन नीरज जी आप अपना विषय रखिए, वहां कुछ भी निश्चित नहीं है। अरे विषय पे बात कीजिए। अरे जरा शांत रहिए ना साहब, वहां कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है। नहीं, हम शांति हैं। जो आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं इसलिए मैं जो है इंटरप्ट कर रहा हूं। उनमें निराशा है। और ये देखिए, जाति की बात करने वाली ये पार्टी नहीं है महागठबंधन। एमवाई में एक बढ़िया बात बोलता हूं, एमवाई की ये बात करते हैं तो क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का लालू प्रसाद यादव वाई, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव वाई, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी वाई। खाली वाई ही वाई है, एम गायब है। खाली एम को भी धोखा देते रहते हैं, कहने के लिए एम वाई बनाते हैं। की बात है जरा उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं एक बार। आपको थोड़ी देर में उपलब्ध कराएंगे, उन चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी पार्टी की ओर से जो सीट्स हैं या कुछ कैंडिडेचर की बात है, हो सकता है कि टोटल कैंडिडेचर नहीं लेकिन कुछ कैंडिडेट्स और जो सीट्स है हम उनके बारे में थोड़ी देर के बाद हम भी प्रेस नोट जारी करेंगे। ऑल इज वेल है सब कुछ, आप देख लीजिए ना, इतनी बात बोल रहे हैं देश में, अपने कहाँ कोई कंफ्यूजन बहुत ही। नीरज जी, ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी थे, बड़े भाई श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोमो, आज गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, इसके बाद चुनाव प्रचार कैसे हो और नॉमिनेशन का कैसे कार्यक्रम हो, सारे चीज़ पर आज इन्होंने दिल्ली में समीक्षा किया। और जो मैंने कहा था कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जा रही है, तो
उपेंद्र भाई भी और सभी लोग मिल करके कल से नॉमिनेशन में सब लोग लगेंगे। अभी इनके रालोमो का जो है, जिसमें जिनको भी टिकट उम्मीदवार बनाना है या जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, अभी थोड़ी देर बाद माननीय उपेंद्र जी उसको प्रेस में रिलीज भी करेंगे। और इनके साथ साथ जो इनको 6 सीट का विधानसभा का उम्मीदवारी मिला है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो भी पहला अवसर मिलेगा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इनको एक MLC का भी, सदस्य बिहार विधान परिषद का भी सीट देने का काम करेगी। और हम लोग का जो है बहुत ही पूरी ताकत के साथ हम NDA जो है, आज हम सब चीज़ में फर्स्ट किए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सीट शेयरिंग में हम सबसे पहले NDA गठबंधन ने जारी किया, उसके बाद उम्मीदवार घोषणा में भी NDA सबसे आगे रहा। तो NDA का ये जो संवाद और जो है ये हमारा ये बहुत ही स्पष्ट है, पारदर्शी है, और उस पारदर्शिता के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। महागठबंधन अभी तक लेकिन सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, ना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट, अब तो बस 2 दिन ही बचे। मैंने कहा ना कि महागठबंधन में राहुल गांधी जी ने दिल्ली में कुछ लोगों को डांट लगाई, और डांट लगने के बाद जो है उनका लिफाफा फिर कैंडिडेचर का वापस लिया गया। यहाँ पर तो जो घोषणा होता है उनको उम्मीदवार ये किया जाएगा। इसीलिए जो है महागठबंधन में सिर फुटोवल है। और इसके अलावा जो है महागठबंधन के अभी भी कुछ लोग दौर लगा रहे हैं NDA के तरफ। तो ये सब चलेगा, 1-2 दिन चलता रहेगा, लेकिन हम 5 पांडव जो हैं अपने चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जा रहे हैं। तो ये खुशखबरी, तो ये खुशखबरी जो है आप लोगों के लिए है। धन्यवाद। ठीक है नीरज जी, अब सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऑल इज वेल कहने में ज्यादा देर नहीं कर दी। महामंत्री गृह मंत्री जी के पास गए थे कि चुनाव के बाद कैसे होगा, सरकार का गठन होगा, प्रशासनिक भूमिका उनकी क्या होगी, नॉमिनेशन में कौन कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये बात करूं। ऑल इज वेल तो NDA में शुरू से है। नहीं तो वहां पर गृह मंत्री से मुलाकात के बाद 1 सीट बढ़ गई उनकी MLC वाली। अब तक NDA की ओर से ये घोषणा नहीं की गई थी। देखिए ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष को ये ऑन स्क्रीन अभी ये कहना पड़ा है कि विधानसभा की 6 सीटें प्लस MLC। नहीं, कहना पड़ा नहीं, ये बातें पहले से तय थी। अभी आके कहना पड़ा ऐसा नहीं, ये बातें पहले से तय थी। वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और आप बात कर रहे थे जातीय फैक्टर की, तो बिहार चुनाव में 2025 में जातीय फैक्टर NDA को एक अपराजय ताकत के रूप में स्थापित करता है। और जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको और मजबूती प्रदान करता है। निश्चित रूप से जो हमारे 2 लिस्ट प्रकाशित हुए उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 2 टिकट को छोड़ दे तो सभी हमारे बूथ स्तर के, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। एक बक्सर से और एक मैथिली ठाकुर जी को जो टिकट मिला है महिला सम्मान के नाम पर, युवा सम्मान के नाम पर। 2 को छोड़ देंगे तो बाकी सभी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, कोई बाहरी इसमें नहीं है। और और उनकी जातिवादी जो राजनीति है महागठबंधन की, वो लेकिन मैं अगर आपकी जो सीट बंटवारा हुआ है, पहली सीट बंटवारा जो हुआ 71 सीटों पर, उसमें देख रहा हूं कि OBC 11, SC 5, ST 1 उम्मीदवार बनाया है। तो ये जातीय साधने की कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुई है? देखिए, जातीय साधन, हम सबका साथ सबका विकास से बात करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो भाजपा में और राजनीति में। और हम वह काम करने का काम करते हैं 71 सीट में से। ठीक है महेश जी, कुर्मी कुशवा समाज 23 उम्मीदवार बना रहे हैं आप, अति पिछड़ा 9 उम्मीदवार, अनुसूचित जाति 10 उम्मीदवार, और मुस्लिम को इस बार कोई टिकट ही नहीं दिया पहली लिस्ट के मुताबिक। देखिए संतोष जी, आप कहां फिर से वही 90 के दौर में जाना चाहते हैं, जो जातीय नरसंहार का दौर, उस दौर को निकाल कर नीतीश कुमार जी ने विकास के रास्ते पे ले आया है। आपने जो समीकरण साधने की कोशिश की है अपने सीट बंटवारे में, हमारे नेता तो कभी भी, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूं, जो आपने टिकट दी है मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। ये मुझे नहीं पता था संतोष जी, आप बताए हैं तो शायद हम भी जाकर चेक करेंगे। मुझे नहीं पता था कि किस जाति का कौन कैंडिडेट है, ये हमको नहीं पता था। लेकिन ये तो तय है ना कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास का पैमाना तय किया है, ये किसी भी जाति और धर्म के आधार पे नहीं किया है। उन्होंने नारा दिया है कि पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। तो इसलिए इसको सिर्फ जातीय आप चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नीतीश जी ने जो नारा दिया है विकास का, उस विकास के मॉडल पे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ
नीरज जी ने भी कहा है और आपने देख भी लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे सभी पांचों गठबंधन के जो नेता हैं सभी पूरी मजबूती के साथ हम लोग विकास के संकल्प के साथ बिहार को कैसे विकसित किया जाए, इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में आए हैं और आपको बेहतर रिजल्ट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। ठीक है कुमार परवेश, आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने भी 18 कैंडिडेट्स को सिंबल बांट दिया। हालांकि अभी आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये महागठबंधन में तय नहीं हुआ है या आपको जानकारी दे दी गई, फिलहाल ये मीडिया में बात नहीं आई है, तो कांग्रेस को क्यों पीछे छोड़ दिया? उनको भी बता देते, मुझे तो लग रहा है सिंबल बांट देते। मुझे तो लग रहा है कि आज का जो विषय है उस पे हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये विषय आपका विषय नहीं है। आपका विषय बहुत शानदार है, लेकिन मेरे को समझने में बहुत वक्त लगा कि इसका मतलब क्या है। जाति से निकलेगी बात या फिर विकास पर बात होगी बिहार में, तो इससे मैं एक अर्थ निकाल रहा हूं कि जो एनडीए की सरकार है भाई वो तो विकास की बात करती है और जो महागठबंधन वाले हैं वो केवल जाति की बात करती है। उसकी एक व्याख्या ये होगी जैसे भाजपा वाले करते हैं, दूसरी व्याख्या आपकी तरफ से हो रही है कि भाई सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है। तो तरह तरह की व्याख्याएं हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, बाकी बातें तो स्पष्ट ही हैं कि जिनको जाति से इतना प्रॉब्लम है तो जाति खत्म करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। तो जाति व्यवस्था खत्म कर दें इस देश में, सारा मतभेद ही खत्म हो जाएगा। तो अभी भारत में एकमात्र संगठन है आरएसएस, 100 साल आरएसएस का हो गया, उसका चीफ जब बनेगा तो ब्राह्मण बनेगा। तो जाति को तो ब्राह्मणों ने बनाई है, अपर कास्ट के लोगों ने बना करके रखी है। ये जानकारी कहां से लेकर आते हैं साहब? सोचिए कहां से ये जानकारी लेकर आते हैं करवाइए और जनता के बीच बोलते हैं नीरज जी। ये नीरज जी की आदत हो गई है। नीरज जी अपने समय पर, मुझे डॉक्टर संजय जी के पास भी जाना है अपने समय पर। तो देखिए हम आपको बोलने दिए, आप ऐसे पिछली मीटिंग में भी आपने ऐसे ही किया था। नीरज जी कम से कम पहले सुनिएगा ना, उसके बाद रिएक्ट करने का मौका दूंगा। अपने समय पर आप रिएक्ट करेंगे। एम कहां आज रहा ये बताइए ना, खाली वाई ही वाई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, खाली वाई ही वाई। एम कहां है भाई आपकी एम वाई में? तो अपनी बात नहीं करेंगे, आरएसएस की बात करने लगेंगे। जनता को आपने भी एम को किसी को टिकट नहीं दिया है। आपके पास आऊंगा दोबारा से, आपके पास आऊंगा दोबारा से। नीरज जी तरीका नहीं है डिबेट करने का। नीरज जी तरीका नहीं है डिबेट करने का। डॉक्टर संजय जी भी हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनका समय क्यों जाया किया जाए? कम से कम किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचे जल्दी से। परवेश जी, तो नीरज जी की आदत है हमेशा बीच में नहीं, आप टॉपिक पर आइए जल्दी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो हमने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और सोशल जस्टिस यह कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का बड़ा नारा रहा है, नीतीश जी का भी रहा है। परवेश जी वो ठीक हुआ था क्योंकि राहुल गांधी आजकल ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं हुआ था। सुनिए ना, आज मेरी बात सुन लीजिए ना। तो मेरा ख्याल है कि जब तक समाज के वीकर सेक्शन को उसका प्रतिनिधित्व सही अनुपात में नहीं मिलेगा तब तक आप कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं भाई? अडानी का कर रहे हैं, अंबानी का कर रहे हैं कि आपको गांव के मुसर समुदाय का करना है, ईबीसी का करना है, जो नारा नीतीश जी भी देते रहे हैं। अरे भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आपके एम कितने हैं, तो जदयू की भी जो लिस्ट आई है उसमें एक भी एम नहीं है। तो जदयू तो भाई मुसलमानों के बारे में अच्छा बात बोलती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जदयू आपके प्रभाव में आ गई क्या? आप सीट क्या दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को सीट दिया लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? तो कहने का ये मतलब है कि विकास का जो एजेंडा है, चाहे वो सामाजिक न्याय का एजेंडा हो या न्याय के साथ विकास का एजेंडा, तो राजनीति में भी चूंकि इन्होंने जाति व्यवस्था बना करके रखी है, आरएसएस में ब्राह्मणों का ही कब्जा रहेगा, निश्चित है। क्यों ही दूसरा एंट्री उसमें नहीं कर सकता? तो भाई आप या तो कास्ट सिस्टम ब्रेक कर दो, खत्म कर दो, समाज एक बना दो, समरस बना दो। लेकिन मेरे महत्वपूर्ण सवाल को आप गोल कर गए। मैंने पूछा, आपने अपने 18 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया, कांग्रेस को भी बता देते वो कितनी सीटें के हकदार हैं, तो कम से कम वो भी सिंबल बांटना शुरू कर देते। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। ये जो कूद के बोल रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। अभी लोजपा का क्या स्थिति है जरा क्लियर करिए तो। मांझी जी की क्या स्थिति है क्लियर करिए तो।
तो देखिए जो मांझी सही जी तो बात है अपने बिहार की जनता समझ रही मांझी है। जी तो अपने हिस्से के कैंडिडेट हम को ऑनलाइन समर्थन बोल चुके रहे हैं। हैं, इसमें कुछ भी गलत बोलने की ठीक है जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजय जी, कांग्रेस डॉक्टर संजय जी, जो स्थिति इस समय एनडीए और महागठबंधन की बनी हुई है, फिलहाल जो अभी उपेंद्र कुशवाहा अपना बयान देकर गए हैं ऑल इज वेल वाला, जो हमने सुनवाया अभी, उसमें एनडीए को थोड़ा अपर तो रखना पड़ेगा सीट बंटवारे को लेकर ही, जो समीकरण जो सिचुएशन बन रही है, और कांग्रेस इसमें ज्यादा दबाव की स्थिति में नहीं चली गई या ज्यादा पीछे नहीं छूट गई। पहले हम लोग जाति की बात कर लें, जो आपका जो विषय है कि जाति के सामने योग्यता बौनी हो गई है, इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी कि जाति ही सच है। अब कभी हम लोग व्यवस्था पर बात कर लेंगे कि वो ऋग वैदिक काल में आया कि उत्तर वैदिक काल में आया, किसने बना करके रखा, लेकिन सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। दिनकर की रश्मि रथी की बड़ा कालजयी रचना है, उसमें 4 लाइन में से मैं बात को शुरू करता हूँ। डॉक्टर संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर तब तक मेरे पास आ रही है, मैं सबसे पहले वो बड़ी खबर ले लूं। बीजेपी और आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा गया है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने पर यह सवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। क्या संदेश दे रहे हैं आरजेडी वाले? बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश भी बोले हैं कि बिहार नहीं भूलेगा शहाबुद्दीन का आतंक। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी का आरजेडी पर जोरदार निशाना, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने पर यह सवाल पूछे गए। सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान भी आया। क्या संदेश दे रहे हैं आरजेडी वाले? बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने भी बयान दिया है, बिहार नहीं भूलेगा शहाबुद्दीन का आतंक। डॉक्टर संजय जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। सुनने में आया है कि शहाबुद्दीन के बेटे को लड़वाया जा रहा है। निर्णय हो गया है, घोषणा नहीं हो रही, लेकिन निर्णय पक्का ऐसा सुनने में आया है। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पूरा लालू प्रसाद का हाथ होता था, तो सिवान में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी घुसना मुश्किल था, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी मारे जाते थे। ये हम सभी जानते हैं। हम लोग कितनी बार गए थे सिवान जांच करने के लिए। को दिया है, बिहार भूला नहीं है, बिहार कभी भूलेगा नहीं जो आतंक शहाबुद्दीन का था। हमें आज भी याद है ट्रिपल मर्डर केस हो, हमें आज भी याद है सीपीआई-एमएल के छोटेलाल गुप्ता की हत्या हो, हमें आज भी याद है, हमारी रूह कांप उठती है। वो खौफ जो शहाबुद्दीन का था, एसिड में नहला दिया गया था। आज भी हमारी आवाज बंद हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो हत्या का, जो खौफ का आतंक था, उनके पुत्र को टिकट देकर के राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आरजेडी का मतलब तो बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जानती ही है। डॉक्टर संजय जी, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं दिनकर की 2 लाइनें पढ़ देना चाहता हूं ताकि जाति वाली बात से थोड़ा हम लोग निकलें। वो कहते हैं, कर्ण अपने बारे में कहता है, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। भाई, जाति चुनना तो अपने बस में बात नहीं है कि मैं किस जाति में पैदा रहूंगा, लेकिन हाँ, जातियां एस्टैब्लिश की गई। और इसी बिहार में 74 साल का एक बूढ़ा, संपूर्ण क्रांति का नायक जयप्रकाश ने वो जनेऊ तोड़ करके और जातियों का उपनाम हटवा दिया था। आज उसी के जो पौध हैं वो आपको राजनीति में स्थापित दिखते हैं। और फिर जातियों को तराश तराश करके, धार दे दे करके जातीय छत्रपों को खड़ा किया गया और उनके हिस्से में प्रतिनिधित्व दिया गया, और लोग रूठने मनाने में लगे हैं। ये जातियां नाराज हो जाएगी तो बिहार का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, वो जातियां खुश हो जाएंगी तो हमारी सरकार बन जाएगी, वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। जाति के जकड़न से और जाति के सांचे से कोई बाहर नहीं है। कहने के लिए जरूर आरोप प्रत्यारोप लगा दे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब कभी पार्टियां विचारधारा के स्तर पर बनती थी, अब वो जातियां
जातियों के खांचे में बांट करके टिकट बांटे जाने लगे हैं। इस सच को स्वीकार करना होगा हमें भी, आपको भी, इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को, जो व्यूअर हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी। वहां योग्यता, विचारधारा, उसकी धार कुंद पड़ जाती है। बिल्कुल सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, कौन इनकार करता है, लेकिन क्या सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा देनी चाहिए? कि क्या वो उस जाति से नहीं आते हैं जिस जाति का एक वोट बैंक है, उस जाति से नहीं आते हैं जो जाति अपना वोट ट्रांसफर करा देता है? वो कार्यकर्ता केवल ताली बजाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए और पूरा जीवन जिंदाबाद करने के लिए वो पार्टी में जुड़ते हैं। ये सच है, इस सच को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग कीजिए। कौन कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए? यही इसी बिहार में तो हुआ, जातीय सर्वे तो हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में चीजें निकल करके आई हैं, और वो आई है तो सबके सामने है, वो डेटा सरकार का डेटा है, सबके सामने रखा गया है। लेकिन ये बात है कि महागठबंधन बिल्कुल जातिवाद से परहेज करती है, एनडीए जातिवाद के आधार पर टिकट बांटती है, ये भी अर्ध सत्य है। सारे गठबंधन विनिएबिलिटी देखते हैं और उस विनिएबिलिटी में जाति एक बड़ा फैक्टर है। वो जाति के साँचे में वो देखते हैं उम्मीदवारों को, और तभी उनका टिकट मुकर्रर कराया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि जो हो। शिशिर कौंडिल्य जी, जब आपका सीट बंटवारा होगा तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है या जातीय समीकरण की बात की जा रही है, कांग्रेस में उससे ऊपर कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, बेसिकली अभी संजय जी बता रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी हैं। एक उसी में लाइन और है, वो आप शायद सुने भी होंगे कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। बेसिकली क्या है, देखिए, जाति एक सच है, जाति को आप जो है वो उस रूप में नकार नहीं सकते। लेकिन क्या है कि जो दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि किसी भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। संतोष जी, कोई जाति से अपनी आइडेंटिटी जो है वो एस्टैब्लिश करे। अब जैसे जरा समझिए ना, अब आप संतोष गंगवार जी हैं, तो संतोष गंगवार जी की जाति के अलावा एक और आइडेंटिटी है, क्या भाई? जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। यहां तक कि अगर आप बिहार से बाहर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी स्टेटहुड की हो जाती है। आप अगर देश से बाहर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी नेशनहुड की हो जाती है। और अगर आप कॉन्टिनेंटली कहीं मान लिया किसी दूसरे महादेश में हैं तो आपका जो है वो आपकी आइडेंटिटी होगी वो एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट का है। इस प्रकार की आइडेंटिटी जो है व्यक्ति की होती है। और मैं दूसरी बात और बताऊं, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली इस मामले में ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचती है, और उसी हिसाब से जरा समझिए ना, अब नरेंद्र मोदी जी समय का मैं थोड़ा का इतना बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग, मैं बस तुरंत खत्म कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके जाति की बात करें तो क्या है, उनकी जाति की क्या संख्या बिहार में होगी? क्या वो को पता नहीं किस जाति से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। उसी तरह से और भी किसी लीडर का आप देख लीजिए। लेकिन होता क्या, देखिए, बेसिकली बिहार जिस एस्पेक्ट में चुनाव लड़ता है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चीजों को जो है वो देखती है, उसमें जाति एक आइडेंटिटी है, लेकिन जाति ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है वो कांग्रेस पार्टी देखती है। और कांग्रेस पार्टी में इसीलिए मल्टी डायमेंशनल जो है वो पूछा था कि टिकट बंटवारे में जो आरोप एनडीए पर लग रहे हैं, क्या उनका ख्याल कांग्रेस रखेगी या नहीं? मैं वही बता रहा हूं। नीरज जी जल्दी से, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। जातिवाद की राजनीति के नाम पर जो कांग्रेस और राजद ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया, तो 63% यहाँ की ओबीसी बीसी जातियां हैं, उनको ठगने का काम किया। एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग ने उनको बेनकाब कर दिया, और ये पूरी ताकत हमारे साथ में है। हम सबको साथ में लेके सबको समाहित करने की बात करते हैं, जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और जब हम ये बात करते हैं तो एक समावेशी कैंडिडेट हमें देने पड़ते हैं। तो समावेशी हमारा लिस्ट है, इसमें सभी तरह के सभी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिएगा। देखिए संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे सोशल एस्पेक्ट और कास्टिज्म का, लेकिन वही राष्ट्रीय जनता दल
जब जहानाबाद में विधायक के सामने कहता है कि भूरा बाल साफ करो, तो उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के पार्टी के नेता कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि मौन समर्थन आपका राष्ट्रीय जनता दल के साथ होता है। और राष्ट्रीय जनता दल के समय में किस तरीके से दलितों का नरसंहार होता था, ये छुपा हुआ है क्या? इन लोगों का जिस तरीके से हमेशा से जातीय व्यवस्था को बढ़ाया है, हमने तो देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता तक वो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करना चाहिए। अब बताइए, ये लोग जाति और समानता की बात करते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। 30 सेकंड में अपनी बात। लेकिन हम लोगों का जो आदरणीय नीतीश जी का विजन है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस विकास के रास्ते पर लाकर संक्षिप्त में अपनी बात रखनी थी आपको। ठीक है, मैं परवेश जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, दलितों का जनसंहार हुआ, लेकिन किन्होंने किया ये बताना भाजपा और जदयू के लोग भूल जाते हैं बार बार। अरे कौन मार रहा था दलितों को? भाजपा के ही लोग और जदयू के लोग तो संरक्षण दे रहे थे। दूसरी बात, सबसे ज्यादा योग्यता, अब देखिए फिर आप बोलने लगे नहीं हो रहा था, धैर्य क्यों नहीं रखते हैं भाई? अब क्यों टोकते हैं बीच में? प्लीज, भाजपा क्या तो टोकिएगा हर चीज में। योग्यता का संबंध अवसर से, यदि आप अवसर नहीं दीजिएगा तो योग्यता आएगी कहां से? यदि देश में नहीं, सर अब बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। इंटरप्ट होता रहेगा तो मेरे डॉक्टर संजय जी का भी समय चला जाएगा। मैंने संविधान नहीं रहता तो ये भी अवसर नहीं मिलता है, संविधान खत्म करने में लगे हुए हैं। संजय जी, ये क्या बात है? यादव सेना ने नरसंहार में यहाँ के दलितों का नरसंहार किया है सबसे जी, आप बीच में बहुत बोलते हैं, दूसरे ठीक है, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, इस तूतू मैमे में इंटरप्ट करने की जो शैली बन चुकी है उसमें आपका समय जाया हो गया, मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए चुनाव एक्सप्रेस।